Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और आज आप सभी का स्वागत है इनफैक्ट कॉइन डीसीएस के इस चैनल के ऊपर, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर हमेशा की तरह हर वीक हम लोग जो भी मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, अपडेट्स होते हैं, उसके बारे में अच्छी खासी डिस्कशन करते हैं। और आज के इस सेशन के अंदर मेरे साथ पुष्पेंद्र भाई जुड़े हैं और जाने माने व्यक्ति हैं, आप सब इनसे अच्छे खासे रूबरू हैं। तो बहुत हम एक क्विक एनालिसिस करेंगे ओवरऑल मार्केट को पकड़ के, और बीटीसी को लेके क्या हो रहा है, मार्केट एक तेजी से ऊपर गया है, नीचे आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है कॉइन डीसीएस के इस सेशन के अंदर। तो अब सबसे पहले आपका यही सवाल रहेगा मेरे से कि भाई मार्केट का क्या कर दिया आपने? पुष्पेंद्र भाई मार्केट ने काफी टाइम से काफी डाउन चल रही थी और आप देख ही रहे होगे कि भले ही चाहे पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट के अंदर हो या ना हो, लेकिन जब मार्केट की तरफ एक ग्रीन, पूरा सब कुछ ग्रीन देखने को मिलता है, ऑल्ट कॉइन सारे ग्रीन देखने को मिलते हैं, तो एक एनर्जी आती है। तो वही चीज क्या है कि अगर हम ऑल ओवर मार्केट देखें तो मार्केट में थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर रिकवरी हुई है मार्केट के अंदर, और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी हैं और कुछ नेगेटिव न्यूज भी हैं। डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चाहे तो हम बिटकॉइन का एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम इथेरियम और मैटिक की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, बिटकॉइन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से बिटकॉइन में ये जो एक हाइप आई थी, जो चल रही थी, मेरे ख्याल से 24,000 के आसपास गई थी, अच्छी खासी चल रही थी। और सबसे ज़्यादा जो लोगों की नज़र थी डेट वाज ऑन मार्केट कैप के ऊपर, कि 800 बिलियन से वापस से इसने कह सकते हैं कि 1 ट्रिलियन का मार्केट हिट किया है। अभी भी लमसम थोड़ा सा उससे ऊपर है, तो इसको लेके थोड़ा सा एक लोग पॉजिटिव तरीके से चल रहे थे। और बट अगेन रेजिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, उसको तोड़ के प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था। अगर हम चार्ट्स की बात करते हैं तो चार्ट्स हम लोग पहले भी एक बार शेयर कर चुके थे कि कुछ असेंडिंग चैनल्स थे, उसका एक ब्रेकआउट हुआ था। बट अगेन 1 ट्रिलियन जो मार्क है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट कैप की बात करते हैं, अगर उससे थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो चीज़ें थोड़ी सी वो हो सकती है। बट बहुत सारी और चीज़ें हैं इसके एनालिसिस के अंदर, बट मैं पुष्पेंद्र भाई से कहूँगा कि आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, फिर मैं आगे उसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, तो बहुत क्विक एनालिसिस करते हैं, फिर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ के। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि काफी लंबे टाइम से मार्केट के अंदर बहुत नेगेटिव चीजें चल रही थी। और इनफैक्ट क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर $17,576 के आसपास बिटकॉइन ने यहाँ पर प्राइस हिट किया 19 जून को, लगभग सीधे आज से एक महीने पहले। और उसके बाद से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आ गया। और हमें कंटिन्यू यहाँ पर क्या है कि जो एरिया है 21,800 या आप कह सकते हो 22 वाला एरिया, यहाँ से हमें कंटिन्यू यहाँ पर रिजेक्शन मिलते रहे। और ये एक बड़ी रेजिस्टेंस बन गई थी कि 22,500 ब्रेक करेगा, 22,500 यहाँ पर ब्रेक किया भी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक विक बनी, उसके बाद में अगेन रिजेक्शन मिला और बिटकॉइन का प्राइस अगेन यहाँ पर 13 जुलाई को सेम कंडीशन पर आ गया 18,900 के आसपास। लेकिन अब काफी टाइम बाद यहाँ पर आप देखोगे तो $24,000 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन ने प्राइस हिट किया है। यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है, ये अब यहाँ पर क्या कि सपोर्ट बन चुकी है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, जो कि पिछले एक महीने से यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा अभी यहाँ पर एलोन मस्क का एक यहाँ पर ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने क्या है कि मतलब न्यूज आई टेस्ला की तरफ से 75% उन्होंने क्या कि यहाँ पर बिटकॉइन अपने बेच दिए हैं। यानी कि 75% टेस्ला ने अपनी होल्डिंग बेच दी है, जिसकी बात तुरंत यहाँ पर क्या कि मार्केट यहाँ पर सीधा बिटकॉइन के अंदर $1,000 का हमें डंप देखने को मिला। लेकिन अभी भी यहाँ पर बिटकॉइन 22,500 एरिया को होल्ड कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इसको आने वाले लेके एटलीस्ट क्या कि 1 वीक तो होल्ड करना चाहिए। जो डेली क्लोजिंग है अबव 22,500 तो होनी चाहिए। अगर अबव 22,500 होती है तो यहाँ पर हम एक एरिया पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन 25 से लेकर 28 के बीच में, जो 28 वाली रेजिस्टेंस थी, जहां से बिटकॉइन एक बड़े मेजर लेवल के ऊपर डंप हुआ था, पूरी मार्केट बेरिश हो गई थी, उस एरिया के अंदर हम पहुंच सकते हैं और वहां से एक रिकवरी पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पर हमें बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ पर बुल्लन आ गया है, यहाँ पर एक बड़ी रैली आ गई या बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी आप देखोगे यहाँ पर ये वॉल्यूम इंडिकेटर देखोगे आप, इसके अंदर यहाँ पर उस लेवल का वॉल्यूम नहीं है। यहाँ तक वॉल्यूम है 21,000 तक, यानी कि 21,000 तक तो मार्केट के अंदर बाइंग भी है और मार्केट के अंदर अच्छे खासे बायर भी हैं, वेल्स भी हैं। लेकिन ये एरिया, इसके अंदर वॉल्यूम बनने में भी टाइम लगेगा।
जिसके अंदर क्या है कि हमें एक वीक के अंदर एटलीस्ट क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बिटकॉइन को करना पड़ेगा वेट। और बाकी टेस्ला वाली न्यूज के ऊपर चलते हैं। तो टेस्ला का यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो कि न्यूज है। टेस्ला सोल्ड 75% ऑफ इट्स बिटकॉइन। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज जो कि हम हमेशा बात करते हैं डॉज कॉइन की, वी हैव नॉट सोल्ड एनी ऑफ आवर डॉज कॉइन। यानी कि जो एलॉन मस्क है वो यहाँ पर क्या है कि बुलिश दिखाई दे रहे हैं डॉज कॉइन के अंदर, बेरिश दिखाई दे रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। तो ऑल ओवर इसका इम्पैक्ट तो बिटकॉइन के ऊपर जरूर पड़ेगा। बट ऐसे में क्या है कि यहाँ पर एक ट्वीट और भी आया है आपसे लगभग 2-3 मिनट पहले, और जिसमें उन्होंने कहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले उनका एक ट्वीट देख रहा था मैं, तो यहाँ पर डॉज कॉइन का भी यहाँ पर कुछ अपग्रेड हुआ है और उसके अंदर उन्होंने कमेंट भी किया है। तो डॉज कॉइन को लेकर एलोन मस्क थोड़े से यहाँ पर पुलिस जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये इनकी टेस्ला Q2 की होल्डिंग है, और जिस होल्डिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर जो इनकी 75% बिटकॉइन वाली होल्डिंग है वो माइनस हो गई है। सही कहा पुष्पेंद्र जी आपने। अब यहाँ पे थोड़ी सी ना एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके चार्ट के अंदर ही, कि हमेशा से एक कन्फ्यूजन लोगों की ये रही है कि बॉटम क्या रहेगा, ये डिप है कि नहीं है। तो अगेन नो वन नोज द डिप, ओके, कि क्या हो सकता है। बट एक एक इस चीज़ पे स्पेकुलेट ज़रूर कर सकते हैं कि एक ये अच्छा लेवल है फॉर एंट्री। तो 17,000 से 19,000 के आसपास ऑफ कोर्स हमने एक बाई जोन पकड़ा था कि इनकेस अगर ऊपर आता है तो क्विक स्कैल्पिंग में प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगेन जैसे पुष्पेंद्र भाई ने कहा है कि 22,300 से ऊपर अगर रहता है तो एक पॉजिटिव साइन है। और अभी ये जो एक डंप हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ एलन मस्क ने जो एक टेस्ला जो एक न्यूज़ निकल के आई है कि 75% सोल्ड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वापस से ये न्यूज़ मार्केट के लिए इतना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र ये थी कि भाई यहाँ टेस्ला ने पकड़ के रखा है, ये रखा है। और एक टाइम था जब बिटकॉइन ऊपर उठा था तो उसके पीछे भी एलन मस्क की स्टेटमेंट्स काफ़ी मायने रखती थी, ठीक है। तो अब ये भी एक स्टेटमेंट आई है, उसके साथ तो ये भी जोड़ दिया है कि डॉज कॉइन, तो ऑफकोर्स डॉज कॉइन के अंदर कुछ ना कुछ एक आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। और बीटीसी की ये जो एक रैली थी, हम इसको ये कहेंगे कि एक रिलीफ रैली है। स्टिल अगर ये संभल पाता है, ऊपर की तरफ रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एक बताया है पुष्पेंद्र भाई ने कि 22,000 का जो लेवल था एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन नीचे की तरफ देखेंगे तो हायर लोज बनते हुए जा रहे हैं। दैट इज एन इंडिकेशन की अच्छी खासी एक बाइंग प्रेशर है, नए नए ऊपर के लोज बनते हुए आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, बट हमें वापस से इस रेंज बाउंड के अंदर बीटीसी को नहीं देखना है, ठीक है। जो 22,000 से नीचे है, ठीक है, अगर उससे नीचे आता है देन अगेन हम एक रेंज बाउंड के अंदर वापस से फंस सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ है। और जो एलन मस्क टेस्ला की जो न्यूज़ है उसके ऊपर बाकी क्या आगे टिप्पणी आती है, मार्केट में न्यूज़ आती है, वो आगे हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 घंटे पुरानी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। तो उसका भी डिफरेंट टाइम जोन्स को देख के रिएक्शन ज़रूर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पुष्पेंद्र जी, मैटिक को लेके बात कर लेते हैं कि मैटिक की जो प्राइस आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। मेरे ख्याल से 31 सेंट के आसपास था शायद, और वहाँ से ये 94 सेंट के आसपास गया है। तो काफ़ी लंबी चढ़ाई की है इसने। तो क्या आपको इसके मैटिक पीछे क्या? एक्चुअली जो मैटिक की टीम है वो शुरू से ही काफी बुलिश है, काफी सारी चीजें वो बिल्ड कर रहे हैं। आप देखो कि एक टाइम पर खाली मैटिक यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट चेन के ऊपर आया था, आज के टाइम में मैटिक की खुद की ब्लॉक चेन, प्लस में क्या है कि जो मैटिक के फाउंडर हैं वो काफी सारे पार्टनरशिप कर रहे हैं। आप हर दूसरे दिन आप देख रहे हो कोई ना कोई बड़ी पार्टनरशिप की न्यूज आ रही है। तो कई सारे फंडामेंटल रीजन है, और काफी सारा स्ट्रॉन्ग महाराष्ट्र के अंदर या डिफरेंट कोविड सिचुएशन के अंदर भी आपने देखा होगा उन्होंने काफी सारी चीजें बिल्ड करी हैं। तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर और टेक्निकल के बेसिस के ऊपर, दोनों के ऊपर देखा जाए तो ये कॉइन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कि मेरा तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर मैं इस कॉइन के अंदर बुलिश हूँ, काफी सारी चीजें नहीं, ऑफ बिल्ड हो रही कोर्स। हैं। जब इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक राइट अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे मार्केट के अंदर। बाकी जिया भाई, सही यहाँ कहा। पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा दो इंडिकेटर के ऊपर, एक तो बुल इंडिकेटर का, एक बेरिश इंडिकेटर का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस चैनल को देखते हैं रेगुलरली और उनके कमेंट्स भी आते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेटर बता दो जिससे क्या है कि हम यहाँ पर उसके बेसिस के ऊपर स्केलिंग कर सकें, या यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट को जान सकें, या बुलिश ट्रेंड को जान सकें, या बेरिश ट्रेंड को जान सकें। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके एक बार यूजर्स को बताएं कि किस तरह से हाँ, मैं स्क्रीन कौन शेयर कौन करता हूँ। और मैं यूजर्स को देखो यहाँ पे ये कहूँगा कि मार्केट में पहली चीज़ तो ये है कि दो सिनेरियोज हमेशा रहेंगे, या तो मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में रहेगा।
और चीज़ों को ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट्स पे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स डालेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी-कभी बहुत सिंपल इंडिकेटर्स ही आपको एक अच्छी पोजीशन दे देते हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बिगिनर्स हैं, ओके, दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा से ये ध्यान रखो कि 200 मूविंग एवरेज जो होता है, इट विल एक्ट बोथ एज ए बुल इंडिकेटर और बेरिश इंडिकेटर। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से अगर ऊपर आता है, इसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ना रहेगा। सपोज कीजिए एटलीस्ट 4 आवर्स से लेके आप 1 डे का पकड़ते हैं। अगर प्राइस एक्शन जो है वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है और 200 को एक सपोर्ट बना लिया है, और अगेन अभी हम 4 आवर्स का चार्ट देख रहे थे, तो उसके अंदर ये भी देखना है कि 200 मूविंग एवरेज से प्राइस अब नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है तो वो एक इंडिकेशन दे सकता है कि वापस हम रेंज बाउंड के अंदर आ सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है, ठीक है? ये एक आप इंडिकेटर की तरह एक यूज़ कर सकते हैं मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो समझने के लिए कि वेदर वी आर इन ए बेरिश मोड या अप मोड। पहला ये पता चल गया। उसके बाद से अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो छोटा टाइम फ्रेम पकड़िए। मेरे हिसाब से मैं 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पकड़ता हूँ। रीज़न ये है कि उसको अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर स्ट्रैटेजी टेस्टर वगैरह यूज़ करता हूँ, तो उससे मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे दिखते हैं कंपेयर टू 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट। तो 3 मिनट का पकड़िए, उसके अंदर 2 मूविंग एवरेजेस आप डालो, एक 2 का डालो, 10 का डालो, और ऑलरेडी हमने इसे कवर कर लिया तो चार्ट्स पे दिखा के इतना वो नहीं है, बट जस्ट आप 2 और 10 का डालेंगे तो मूविंग एवरेजेस जैसे ही आपस में क्रॉसओवर होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तब आप एक अपनी एंट्री ले सकते हैं स्कैल्पिंग के अंदर, लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं कहूँगा कि आप आरएसआई भी ऐड कीजिए और मैकडी भी कीजिए। आरएसआई की सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट आती है 70-30 आती है, आप उसको सेट कर दो 80 और 20 कर दो, ओके? और मैकडी को आप यूज़ कीजिए। ये 3 चीज़ें बस आप यूज़ करोगे, आप एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। जितना सिंपल रखोगे, आपको ट्रेडिंग करने के लिए मज़ा आएगा। तो ये बात हुई एक इंडिकेटर्स की बात हुई। आप बुलिश और बेरिश दोनों मोड इसमें पकड़ सकते हो। अब दूसरा एक सिनेरियो है जो राइट नाउ क्रिप्टो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बुल साइड होगा, बेरिश साइड होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन पूरे जो ग्लोबल मार्केट के अंदर है, दुनिया भर में क्या चल रहा है। ओके, जैसे आप रशिया ले लो, यूक्रेन ले लो, चाइना, ताइवान का चल रहा है, यूएस का, अभी सीरिया का कुछ आ गया है। बहुत सारी कंट्रीज़ है ना आपस में उलझ पड़ी है। पहली चीज़ तो ये है, जिससे सप्लाई चेन वगैरह सारी टूट गई है। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, आप देख रहे हो रेट बढ़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जो बताता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स इज़ बेरिश है, ठीक है? और उसके साथ ही अभी आप देख लो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब चल रहा है, ओके? दुनिया भर में जो टेम्परेचर्स है वो बहुत ऊपर हो रहे हैं। अब इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब इसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, बट जो भी मैं भी न्यूज़ में ये देख रहा हूँ कि जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, उनका ये तैयारी नहीं है कि दे कैन हैंडल 40 डिग्री टेम्परेचर्स, और उस वजह से बहुत सारे जो कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, तो उसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल आपको न्यूज़ पे देखना पड़ेगा, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश हैं या बेरिश हैं, उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर थोड़ी-सी नज़र रखनी है, एस&पी 500 है, डॉलर इंडेक्स देखना है, डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, डॉलर इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट ये ऊपर आएगा, ये एक इंडिकेशन है। तो इन शॉर्ट इतना ही आप लोग के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है समझने के लिए। ये दोनों चीज़ को लेके चलोगे तो चीज़ें मेरे हिसाब से बेहतर रहेंगी। बिल्कुल। और कभी भी क्या है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप 10 इंडिकेटर ऐड करो, जैसे कि अभी जिया भाई ने भी कहा। वहां पर अगर आप यहाँ पर एक एनालिसिस करना चाहते हो, आप ट्राई करो यहाँ पर कम से कम इंडिकेटर यूज करने के लिए। और हर पर्सन की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है एनालिसिस करने की। तो आपका 5 स्ट्रेटेजी यूज करो, 4 स्ट्रेटेजी यूज करो, उसमें देखो कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके अकॉर्डिंग आपके लिए फिट बैठती है। उसके बेसिस पर यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में कब कौन सा वार आ जाए, टेक्निकल एनालिसिस में हो सकता है हम बुलिश हों, लेकिन अगर कोई वार की सिचुएशन आ जाती है तो उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं करेगा। और सेम यहाँ पर क्या है कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हर न्यूज इंपैक्ट करती है मार्केट को। मार्केट के अंदर जैसा भी टेस्ला की न्यूज देखी, एक सिर्फ न्यूज है, एक न्यूज से ही यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर $1,000 का हमें डंप देखने को मिल गया। तो इस तरह की न्यूज के ऊपर फोकस करते रहिए, और साथ के साथ यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस है उसे तो यहाँ पर ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा लर्न करने के लिए। जितने ज्यादा इंडिकेटर हो सकते हैं उनको लर्न कीजिए, भले यूज कम करो, बट जैसे मूविंग एवरेज है, आरएसआई है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये आपको यूज करनी चाहिए। तो बात करते हैं जी भाई इथेरियम को लेके थोड़ा सा। इथेरियम की काफी, क्योंकि इसको हमेशा सेकंड नंबर का कॉइन कहा जाता है, और बिटकॉइन के बाद में अगर मैं भी किसी सेकंड नंबर के कॉइन पे बिलीव करता हूँ तो इथेरियम के ऊपर बिलीव करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी डैप्स, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें इथेरियम के ऊपर बिल्ड हैं। ईआरसी टोकन तो ऐसा हो चुका है कि जो आईसीओ आते थे 2017 के अंदर, सारे के सारे इथेरियम के ऊपर ही आते थे। तो अब ऐसे में इथेरियम का यहाँ पर क्या है कि मर्जर होने वाला है, और इसकी सितंबर की डेट आई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या है कि जो इथेरियम है, एक बुलिश सेंटीमेंट इथेरियम के अंदर क्रिएट होता हुआ हमें नजर आएगा? क्योंकि अगर हम ऑल ओवर लो से देखें, जो रिसेंट लो है लगभग 800 के आसपास, वहां से भी इथेरियम यहाँ पर 70-80% तो ऑलमोस्ट अप हो चुका है। नहीं, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि इथेरियम की जो न्यूज़ है, ओके, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क है, उससे प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये सब जो चेंजेस होंगे, तो ऑफ कोर्स इसमें हम ग्रोथ देखेंगे। बट अगेन मैं थोड़ा-सा ये भी देख रहा हूँ पहले के सिनेरियो को पकड़ के कि न्यूज़ इम्प्लीमेंट होने से पहले जो न्यूज़ होती है, उससे पहले हमें रैली काफ़ी अच्छी-खासी देखने को मिलती है, और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद से कहीं न कहीं एक हमें वापस से करेक्शन मोड दिखता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे प्रॉफ़िट निकालने के चक्कर में रहता है। तो अभी थोड़ा-सा ये ट्रेंड चल रहा है कि जब न्यूज़ आती है तब उसका एक हाइप होता है, प्रॉफ़िट निकलता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ऑफ़ कोर्स इथेरियम बहुत अच्छा है, बट प्रॉफ़िट यहाँ पे बुक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप इथेरियम देख लो, अराउंड 860 के आस-पास समथिंग शायद गया था, और वहाँ से अभी इसने 1600 के आस-पास इसने हिट कर लिया था। तो बहुत ज़बरदस्त रैली है, तो ऑफ़ कोर्स लोग प्रॉफ़िट भी इसमें ज़रूर बुक करना चाहेंगे। तो लेट्स सी कि आगे ये किस हिसाब से चलता है, बट अगेन बहुत अच्छा ये एक नेटवर्क है, और बहुत सारे डी एप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। तो इथेरियम कहीं नहीं गया है, आप इथेरियम को ऑफ कोर्स ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो, बट एक अच्छे लेवल पे अच्छी एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पीक पे ले लिया, फिर आप वो नीचे आ गया, फिर इंतज़ार करोगे कि अब ये कब वापस से 800 से 1600 जाएगा। तो ये एक थोड़ा-सा एक पीक लेवल है। पीक लेवल इन द सेंस कि रेजिस्टेंस लेवल के काफ़ी क्लोज़ है। बीटीसी है, इथेरियम है, फिर आप मैटिक की बात कर लो। ये सब अपने एक जो लोकल रेजिस्टेंस है उसके काफ़ी करीब हैं, और मार्केट में जैसे कहा कि फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्ट रहती है, और कभी कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई जैसे टेस्ला की आ गई, अगर बीटीसी नीचे थोड़ा-सा अगर और होता है, तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट सारे कॉइन्स पे पड़ेगा, इथेरियम पे पड़ेगा, मैटिक सब पे पड़ेगा। तो भले वो अच्छा कर रहे हैं या अच्छी न्यूज़ आने वाली है, बट इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और अभी आप देखो ऑल्ट कॉइन सब थोड़े नीचे आ चुके हैं। तो इसी वजह से थोड़ा-सा मार्केट पे यही नज़र रखना है कि आपको हमको प्रॉफिट बुक करते रहना है टाइम टू टाइम इसके अंदर। अदरवाइज़ इथेरियम इज़ आल्सो गुड। जी हाँ भाई, मार्केट कैप अगेन यहाँ पर 1 ट्रिलियन प्लस पहुंच चुकी है, 1.03। तो आप इसको कैसे देख रहे हो कि यहाँ से क्या बेयर साइकिल एंड हो चुकी है? नहीं, हम मार्केट कैप को पकड़ के अभी बेयर मार्केट एंड हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ देखिए आप 69 से आप बहुत नीचे आए हैं अभी, ओके। आप कह सकते हो कि बीटीसी की जो करेक्शन मेरे हिसाब से 75% के आसपास शायद हो गई है, ओके। और हम सबकी नज़र ये रहती है कि बीटीसी हमेशा 84 से 85% के आसपास करेक्शन लेता है। तो आप मार्केट कैप को एक रीटेस्ट के नज़रिए से देखिए, जैसे हम चार्ट्स पे देखते हैं प्राइस एक्शन को, कि वो एक रेजिस्टेंस पे आता है, उसको तोड़ता है, फिर उसको हिट करके फिर अगर ऊपर आता है, वो एक रीटेस्ट गिनाता है, फिर आप पॉजिटिव हो सकते हो। अभी इसने तोड़ा है 1 ट्रिलियन को, अब ये प्राइस नीचे आ रहा है, अगर वापस से 1 ट्रिलियन के आसपास या थोड़ा-सा नीचे आके फिर ऊपर उठता है, देन इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि अब यहाँ से मार्केट रिकवर कर रहा है। अगर तोड़ता है 1 ट्रिलियन से और नीचे आता है, 900 के आसपास आता है, तो वापस से जो रहेगा कि ये एक फेक आउट है मार्केट पे, अगेन सेल ऑफ का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है? और अगेन देखिए, ये मार्केट को आपको थोड़ा-सा एक सुलझे हुए तरीके से समझना रहता है। हर किसी को अपने कॉइन से प्यार होता है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो ग्लोबल सिनेरियोज़ है, हर किसी की हालत जो है बहुत खस्ता है इसके अंदर, ठीक है? आप हम तो एक नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े जो हेज फंड्स हैं, ये सब जो स्टेकिंग वगैरह कराते हैं, हमने देखा है कि उनकी क्या हालत हुई, पूरा बैंकरप्ट हो गए। तो कहीं न कहीं वो ये भी सोचते हैं कि हमें हमारे लॉस को रिकवर करना है। तो कहीं भी अगर मौका मिलता है, मार्केट को कुछ ऊपर की तरफ लेके जाना है, हम वहाँ से एक लॉस रिकवर कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इस हिसाब से भी रहता है, ओके। तो थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा, मार्केट अभी इतना बढ़िया मेरे हिसाब से नहीं है। तो जी भाई, बाकी ऑल ओवर ग्रीन मार्केट को देखकर कैसा फील हो रहा है? मार्केट देखिए, ऑफ कोर्स एक ग्रीन मार्केट तो हर कोई उम्मीद करता ही है, ओके। और ग्रीन मार्केट का मज़ा तभी होता है कि जब आप और हमने डिप में कुछ माल उठाया हो, ओके।
अगर हम कुछ बाय नहीं करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, तो फिर वो ग्रीन देख के भी चेहरे पे वो खुशी नहीं आ पाती है। ओके, चेहरे पे वो निराशा ही आती है कि हमने भाई उसको क्यों नहीं बाय किया डिप का। ओके, सो अगेन नो वन नोज द डिप, बट वी शुड ट्राई कि हम एक एवरेज आउट अच्छा कर सकें, डीसीए कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई डीसीए करते रहो। अब लोग कहते हैं कि भाई आप डीसीए करते रहते हो, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो ये अभी का एक रिजल्ट है, हमने किया, हम कोई लॉस में नहीं है, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। अभी जो मार्केट प्राइस है उससे हमारी एवरेज बाइंग नीचे की तरफ है, तो वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। तो इस हिसाब से करना है, और मार्केट ऑफ कोर्स एक रिकवर होगा, इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। एलन मस्क का भी कुछ ऐसा आया है, हो सकता है 5-10 दिन के बाद कुछ और न्यूज़ निकल के आ जाए तो चीज़ें वापस ऊपर हो जाएंगी, बट स्टिल थोड़ा सा मार्केट के अंदर संभल के ट्रेड करना है। तो जी भाई, आज का रैप अप करें यहीं पर। हाँ, मेरे ख्याल से वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स, ओवरऑल एक मार्केट को ले लिया है, एंड आई होप कि जो भी व्यूअर्स हैं, यूजर्स इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा समझ सके मार्केट को। ओके, और मार्केट लाइक को, भी करते हैं। हाँ, मार्केट को तो लाइक करना ही बनता ही है, बट उसके साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि एक जेन्युइन और लेमन लैंग्वेज के अंदर आपको चीज़ों को समझा सकें, ठीक है, जिस हिसाब से हम खुद ट्रेड करते हैं, कुछ ज़्यादा तिकड़मबाजी करके नहीं, इस हिसाब से बात करते हैं कि आप चीज़ों को समझ सको। ओके, और सभी मार्केट्स पे नज़र रखो ताकि आप अपडेट रहो मार्केट के साथ, ठीक है। और इसके बाद वापस हम लोग कुछ और यहाँ पे नए अपडेट्स होंगे मार्केट के, वो आप लोग के साथ हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और CoinDCS के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसके साथ ट्रेड भी कीजिए। वहाँ पे लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एजुकेशन सेक्शंस हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पुष्पेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आपके साथ मिलकर इस सेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, और मिलते हैं, जल्द मिलते हैं, तब तक लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.